जी बेटा, ये पेपर साइन किया था आप लोगों को 2019 का जून। जी सर। जी, क्वेश्चन बताए कोई क्वेश्चन नंबर 1। नो सर। हमारे साथ साथ आप लोग कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता जाएगा क्या? गुड। बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई मसला? सर इसके पार्ट 2 और 3 में। बोलो। टाइप कर दो, कोई बच्चा बता देगा और बता देगा, शाबाश। सर आपने जी। क्या बोला? सर का इंटरनेट का मसला आ रहा था सर। जी। जी, हो गया था। एक क्वार्टर था। याद आ रही है? जस्ट दिस वन। सर तो आपकी देयर आर थ्री वॉइस बहुत लैग आइसोटोप्स। कर रही है। ओवरऑल चार्ज 0। जी बेटा, बाकी लोग बताएं। सर आप जो बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा, वॉइस बहुत लैग कर रही है आपकी। आवाज सही से नहीं आ रही, रुक अटक रुक रही के है आ आवाज। रही है। नहीं होगा। आपके लोग बताएं कि ये हमारी एक घंटे का सर मसला तो। जी, बाकी लोग देखें जरा। या नहीं? सर सर आपकी आपकी आवाज आवाज लैग लैग कर कर रही रही है। सर अटक रही है। अटक रही है आवाज? है। जी। जी सर। अच्छा, चलिए मैं देखता हूँ। चलिए मैं देखता हूँ, मैं 1 मिनट और। जी, क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट ए का पार्ट 2 बोला था, उसके अलावा क्या बोला आप लोगों ने? 3। पार्ट 3 हो गया। एंड जस्ट बस। दीज। ठीक है। ओवरऑल चार्ज 0। किसी भी एटम के ऊपर ओवरऑल चार्ज 0 इसलिए होता है, किसी भी एटम में, क्योंकि उसमें प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होता है एटम में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, चार्ज आना शुरू हो जाएगा उसके ऊपर। बिकॉज हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखिएगा, सोडियम मैंने लिखा। कोई भी एटम उठाएंगे ना, कोई भी एटम, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं? तो प्रोटॉन इसमें 11 है। एक प्रोटॉन का चार्ज +1 होता है, 11 का चार्ज हो जाएगा +11। अच्छा, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 11 ही है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? नेगेटिव। तो 11 पे हो जाएगा -11, तो नेट चार्ज 0 आएगा। किसी भी एटम के ऊपर चार्ज 0 होता है, उसकी वजह क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, नेट चार्ज 0 हो जाएगा उसका। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। लेट से अगर ये एक इलेक्ट्रॉन कम कर देता है, लूज कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है एक, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे उस वक्त? इसके पास प्रोटॉन कितने होंगे? 11। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे उसके पास? 10। तो आपके पास नेट चार्ज जो है ना, इसका +1 आ जाएगा। दो लूज करेगा तो +2 हो जाएगा, तो वो चार्ज इस वजह से आ रहा होता है। इसके बाद कह रहा है कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल होता है, दैट इज आउटर इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स। तो आप अच्छा आंसर तो हो जाएगा कि हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर वैलेंस लिख दे अच्छी बात है, नहीं लिखते तो आप इलेक्ट्रॉन अगर सेम होंगे तब भी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल जो पार्टिकल होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको टाइम मिले तो मेरे नोट्स जरा देख लीजिएगा।
मैंने आपको तीनों पार्टिकल का फंक्शन बताया था। प्रोटॉन का फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है एटम के अंदर, और न्यूट्रॉन का फंक्शन होता है रिपल्जन को मिनिमाइज करता है। एटम के अंदर ये तीन पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं इसके अंदर, बीच में ये होते हैं, और बाहर जो है इलेक्ट्रॉन को होल्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया होता है किसने? इन प्रोटॉन्स ने। तो जितने प्रोटॉन्स होंगे ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमेशा हर प्रोटॉन का एक फंक्शन है कि इट नीड टू होल्ड वन इलेक्ट्रॉन। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो न्यूट्रॉन का फंक्शन क्या है? न्यूट्रॉन जो है ना, अगर ये ना होते तो इनके दरमियान रिपल्जन स्टार्ट हो जाती। इनकी रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए अल्लाह ने इनके दरमियान जो है न्यूट्रल पार्टिकल रखे हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है? मिनिमाइज रिपल्जन बिटवीन प्रोटॉन्स। फिर इलेक्ट्रॉन का फंक्शन क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शंस। एंड न्यूट्रॉन का फंक्शन क्या होता है? प्रोटॉन का फंक्शन क्या होता है? प्रोटॉन का फंक्शन होता है होल्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये ना हो तो इलेक्ट्रॉन भी एटम के अंदर नहीं रहेंगे और एटम खत्म हो जाएगा। एटम खत्म हो जाएगा तो यूनिवर्स ही खत्म हो जाएगी। जी, दोनों क्लियर होगी बातें? जी साथ, सर। जिसका ये क्वेश्चन था, साथ इस बात को नोट कर ले, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट सेट नहीं है, उसको रिवाइज करना है। एटलीस्ट नोट्स को जरा एक दफा नजर मारनी पड़ेगी। तो आप साथ साथ नोट करते रहे हर पेपर में कि आपको कौन से टॉपिक में मसला आ रहा है, तो उसको अपने हल्का सा रिवाइज करना, फिर सेट होता जाएगा। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे जी। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई मसला किसी को? सर पार्ट सी करा दें। पार्ट सी हो गया, इसके अलावा कोई किसी को मसला? जी सर, जी पार्ट सी। पार्ट सी के अलावा कोई ए में, बी में, सी में, डी में, ई में? सर एक का 3 पार्ट। ए का पार्ट 3। ई एनीथिंग एल्स? और कुछ? पार्ट ई। पार्ट ई भी हो गया जी। और सर पार्ट बी पार्ट का बी का 2। जी, पार्ट बी का 2। बी का पार्ट 2 भी हो गया जी। चलें पे शुरू करते हैं। वाई फास्फोरस नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आपने बोला ना कि नॉन कंडक्टर, पहली बात नॉन मेटल था और कोवलेंट बॉन्डिंग होती है इसमें। उसके अलावा आप बता दें कि नीदर, कभी भी ये लिखा हो उसका एक आंसर याद रखिएगा पक्का वाला, नीदर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स नॉर फ्री आयंस। यही दो पार्टिकल्स होते हैं जो ये कंडक्ट कर सकते हैं। या तो फ्री आयंस कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं इसको, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे हम कंडक्टर कहते हैं। तो इसके पास कुछ भी नहीं है ऐसा जिसकी वजह से कंडक्ट कर सके। इसके बाद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस। एयर रिएक्शन किया, प्रोड्यूस दिस। द केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाएं आपको बोला उसने। तो आपने लिखा कि फास्फोरस P4 plus oxygen, and you need to write for the formula is given P4O10, and then you need to balance। तो आप इधर 5 लगा देंगे। तो टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन इसकी जो है, टाइप ऑफ इसकी जो बेसिकली बनती है वो बन जाती है नंबर 1 कंबस्टन, आप लिख सकते हैं इसको। नंबर 2 ऑक्सीडेशन भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रही है। इसको रिडॉक्स भी लिख सकते हैं, एंड इसको एडिशन रिएक्शन भी लिख सकते हैं। कोई और चीज नहीं बन रही। तो पहले जो मैंने प्रेफरेंस से स्टार्ट किया है, कंबस्टन। किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीजन आ जाता है तो कंबस्टन या ऑक्सीडेशन की तरफ आप जाएंगे। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन यूज हो रही हो उसको हम कंबस्टन या फिर ऑक्सीडेशन में काउंट करेंगे। तो पहले दो ऑप्शन ये रखिएगा। उसके बाद रिडॉक्स, क्योंकि एलिमेंट था इसमें, एंड एडिशन। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एलिमेंट नजर आ जाए उसको हम रिडॉक्स भी कहते हैं। एंड एडिशन रिएक्शन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट ज्यादा हो, प्रोडक्ट एक हो। इसके बाद कह रहा है फास्फोरस इज एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक ही होगा। React with sodium hydroxide to form salt containing this ion. Water only other product. Write equation for the reaction। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा जो खेला है उसने, इसको देख लेते हैं। तो उसने कहा कि P4O10 जो है उसने रिएक्शन किया है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमने लिख दिया सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका फार्मूला ये होता है। उसने एक सॉल्ट बना है आपको, और सॉल्ट में इसका फार्मूला PO4। तो PO4 चार्ज -3 लगा दिया उसने।
एंड साथ उसने बोला कि पानी बना है। इस रिएक्शन को आपने सेट करना था, तो करते हैं अभी 1 मिनट के अंदर इंशाल्लाह सेट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो देखिए सॉल्ट बना था, उसने बोला है कि यहाँ पर एक वर्ड यूज किया सॉल्ट। सॉल्ट में लाजमी सी बात है, एक मेटल होती है एंड एक आपके पास जो है कोई एनाइन लगा होता है उसके साथ। तो एनाइन जो है उसने बता दिया आपको मेटल लगानी है, तो आपके पास पीछे से मेटल कौन सी आ रही है इसमें, मेटल कौन सी आ रही है इसमें से, शाबाश। सोडियम। सोडियम, सोडियम को रखें साथ इसके प्यार से, तो आपने यहाँ पे लगा दिया सोडियम। अब सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, शाबाश सोचे। सोडियम का +1। तो 1 होती है, फार्मूला क्या बनेगा, शाबाश। 1 वहां चलेगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो आपके पास Na3PO4। तो आपने ये फार्मूला लिख दिया इधर से। उसके बाद जो है आपके पास Na जब 3 हो गए यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे 3 लगाना पड़ जाएगा। एंड सिमिलरली फास्फोरस को पहले देख लें। फास्फोरस जो है ना, यहाँ पर कितने थे, 4 थे, यहाँ पर फास्फोरस 1 है। तो पहले इस फास्फोरस को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिए 4। वो भी कर सकता था ऐसे भी। तो अब गौर से देखें, फास्फोरस 4 थे, यहाँ पे फास्फोरस 4 हो गए। अब सोडियम जो है ना, यहाँ पर हो गया आपके पास 12, इसलिए आप यहाँ पे लगा दें 12। और फिर इस इक्वेशन को जब सेट करेंगे आप लोग, तो सब कुछ ही तकरीबन सेट हो गया। P4 लिखा आपने, O10 लिखा, साथ आपने लिख दिया 12 सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर आपने लिख दिया कि 4Na3PO4 हो गए। अब पानी की बैलेंसिंग के लिए टेंशन नहीं है, पानी की बैलेंसिंग के लिए सिर्फ आप हाइड्रोजन को काउंट कर लें। तो मैं आपको हाइड्रोजन दिखाता हूँ, आपको कहाँ कहाँ पे है। ये हाइड्रोजन है आपके पास 12, और यहाँ पर 2 है। तो क्या किया जाए, इस वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ऑटोमेटिकली सब कुछ बैलेंस हो गया होगा इसका। तो आई नो थोड़ा सा ट्रिकी था, स्नीकी था हल्का सा, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने देखा कि हो सकता है आराम से। ठीक है जी बेटा, सबको समझ आ गई। जी जी सर। सर। गुड। इसके बाद पार्ट ई पूछा आपने, फॉस्फीन इज सिमिलर लाइक अमोनिया, अमोनिया एक्ट एज अ बेस। जब अमोनिया बेस है तो फिर फॉस्फीन भी बेस होगा, उसने बोला सिमिलर केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। टर्म बेस क्या होती है, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन के साथ ये लगा दिया करें एक्सेप्टर। एसिड डोनर होता है और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। राइट केमिकल रिएक्शन बिटवीन दिस एंड दिस, आप देखें ये। अच्छा अमोनिया का पूछा उसने, जान छुट्टी पर है। ये लिखा आपने अमोनिया, और ये आपने लिख दिया H2SO4। इससे आपके पास सॉल्ट बनना है ना। सॉल्ट में कहते हैं कि आप ना एसिड के H हटा दें, हटा दिया, उसकी जगह पे आप किसी मेटल को लेके आ जाए। तो यहाँ पे मेटल तो नहीं है, यहाँ पर अमोनियम आयन बनेगा। यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, अमोनिया जो होता है ना, इसके पास ना एक H को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। ये एक H को पकड़ता है और उसे बन जाता है खुद ब खुद NH4 पॉजिटिव बनता है, ये याद रखिएगा। तो बताएं फिर एक अमोनिया के लिए कितने H चाहिए होते हैं, इन दोनों का रेशियो क्या होता है, 1:1 का होता है ना। जी। तो आप बताएं कि इसके पास कितने H है, 2। तो फिर अमोनिया कितने चाहिए होंगे, 2 चाहिए होंगे। ये बात याद रहेगी आपको हमेशा के लिए। जी। तो एसिड की शक्ल देख के आप लोग बताना शुरू कर देंगे। मैंने कहा HCl, मैंने आपसे कहा कि HNO3, मैंने आपसे कहा कि H2SO4, और फिर मैंने आपसे कह दिया कि H3PO4। आपको खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएगा कि क्या होना। इसमें भी अमोनिया सिलेक्शन करवाना है मैंने, और आप लोग सोच सोच के बताते जाएं किसमें कितने अमोनिया चाहिए होंगे। आपको H के नंबर से पता चलता जाएगा। पहले वाले में एक ही H था, तो आपको 1 चाहिए। दूसरे वाले में भी एक H था, 1 चाहिए। इस वाले में आपको 2 चाहिए होंगे, इस वाले में आपको 3 चाहिए होंगे। ये बात समझ आई। जी सर। आइंदा कभी भी सॉल्ट बनाना हो तो टेंशन नहीं लेनी। इसमें आपके पास Cl बचेगा, इसमें आपके पास NO3 बचेगा, H हटा रहा हूँ, इनका सल्फेट बचेगा, जबकि यहाँ पर आपके पास PO4 बचेगा। वहां से अमोनिया जो है वो बन चुका होगा अमोनियम आयन। राइट, ये इसका चार्ज +1 होता है। चार्ज +1, चलो पहली दफा मैं लिखा रहने देता हूँ मैं। इसके सामने भी आ जाएगा, इसके सामने भी आ जाएगा, और इसके सामने भी आ जाएगा। ये बात हमने इससे पहले भी की थी। तो बेटा ये बताएं कि इस पे चार्ज कितना होगा, Cl पे, -1। अब आ जाए इसी में, सोचें नाइट्रेट पे चार्ज कितना होगा, माइनस -1। एक H हो तो -1, एक H हो तो -1, मैंने लगा दिया इसमें -1। इस पे बताएं सल्फेट पे चार्ज कितना होगा। -2 शाबाश, ये 2 है तो -2 चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, आपने -2 लगा दिया।
एंड सिमिलरली इस पे 3 है तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा सल्फेट का? -3. -3। तो आपके पास कभी भी ये मसला आ जाए तो ये सॉल्व्ड है। आप देखें इसका फार्मूला तो यही रह जाएगा ना, 1 1 ही है। सिमिलरली इसका फार्मूला भी यही रह जाएगा। फार्मूला राइटिंग वाली जो मैंने वीडियो भी भेजी थी जरा देख लीजिएगा। अब जो है ना इसका फार्मूला चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास NH4 जो है ट्वाइस SO4 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर आपके पास NH4 थ्राइस PO4 हो जाएगा। ये बात याद रहेगी पाइंदा के लिए। जी सर. सर आप ये कह रहे हैं कि जितने हाइड्रोजन होंगे उतनी ही अमोनिया गैस होगी. उतने अमोनियम आके लगेंगे उसमें, शाबाश हाँ। तो इसमें 2 हाइड्रोजन थे, इसलिए आपके पास यहाँ पर, अब इस इक्वेशन को साफ करके लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि आपने लिखा H2SO4। आइंदा के लिए आपको पता है कि अमोनिया इसमें कितने चाहिए होंगे, आपको पता है 2 चाहिए होंगे, 2 H थे इसमें। और आपके पास जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा अमोनियम सल्फेट। तो 2 थे, फिर 2 आप लगा देंगे इधर। ये भी देखते रहे, अच्छी बात है कि आपके पास एक था तो एक आया, एक था तो एक आया, 2 थे तो आपके पास ना यहाँ पर 2 हो गए, 3 थे तो 3 बन गए। ठीक है, इज इज क्लियर? जी सर। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में कोई मसला? सर पार्ट सी का 2. सी का पार्ट 2 हो गया, पार्ट बी. पार्ट बी भी हो गया। सर पार्ट ए। पार्ट ए भी हो गया। जी बताते जाए आगे। पार्ट डी का 3. डी का पार्ट 3। चलो इस पूरे क्वेश्चन को ही निपटाने की कोशिश करते हैं जितना नहीं बढ़ जाए। देखिए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आपको बताया था, कहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा है सोर्स ऑफ हाइड्रोजन? आप लोगों ने पढ़ा है हैबर प्रोसेस में। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा है एल्केन में। बेटा क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन आ गया। बस आपके पास इसका सोर्स होता है क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। जब आप हाइड्रोकार्बन को क्रैक करते हैं उसमें आपके पास हाइड्रोजन बन जाती है मुफ्त में। तो एक पहली बात तो ये होगी। आगे ना आपके पास आ रहा है इफेक्ट ऑन रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बोला है यहाँ पर, एंड यहाँ पर इक्विलिब्रियम यील्ड बोली हुई है। मैंने आपसे दोनों बातें की थी, याद है किसी को भी नहीं याद? जब रेट होगा तो इक्वेशन नहीं देखनी होती, याद आया कुछ? यस. कल कल परसों भी आया था ये पेपर। तो मैंने आपसे कहा था हमने जो है ना इसके लिए फैक्टर्स पढ़े थे सारे रिवर्सिबल के लिए, कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करने से क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा करने से क्या होगा। और मैंने कहा था कि आपके पास ना ये कॉन्ट्रिब्यूट करेंगे किसके साथ? स्पीड ऑफ रिएक्शन के साथ। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन में हमें इफेक्टिव क्लीनिंग के बारे में सोचना होता है, और जबकि इसमें हमारे पास कि रिएक्शन आगे जाएगा पीछे जाएगा, ये तस्वीरें करवाई थी आपको, याद है कुछ कुछ नहीं? जी सर. अब इस बेस के ऊपर जो इसको संभालते हैं अभी, तो ये तस्वीरें हैं किसके लिए? ये कब यूज करेंगे तस्वीरें? जब आपके पास वर्ड आएगा यील्ड का। जब यील्ड की बात करेगा तो उस वक्त आप सी द इक्वेशन एंड अप्लाई द तस्वीर। तो पहले तो इसको सेट करते हैं। कहाँ गया ये रहा। तो पहले यील्ड वाले पार्ट को सेट करते हैं। कैटलिस्ट से क्या फर्क पड़ता है? नो चेंज उसने लिखा हुआ है, और हमने भी लिखा होता है कि नो चेंज कैटलिस्ट फारिग है, कैटलिस्ट की तस्वीर नो इफेक्ट। ठीक है, फिर चलते हैं पीछे। अब उसने कहा टेम्परेचर, टेम्परेचर की तस्वीर याद करें क्या होती थी? टेम्परेचर ज्यादा करने से रिएक्शन किस तरफ जाता है, याद है? एंडोथर्मिक आगे जाएगा. एंडो, ये कौन सा रिएक्शन है फिर? एक्सो. एग्स. इसका टेम्परेचर ज्यादा करेंगे आगे जाएगा पीछे जाएगा? पीछे जाएगा। तो हम लिखेंगे पीछे। लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा, राइट। अच्छा, यील्ड ऑफ मिथानॉल उसने बोला है हमसे, उसने एक चीज का ऑब्जेक्ट बनाया इसको, कि अगर पीछे जाएगा तो इसकी यील्ड क्या हो जाएगी फिर, लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने चलो लिख दिया, से डिक्रीज. डिक्रीज कर जाएगी, रिएक्शन पीछे जा रहा है। बेटा प्रेशर वाली तस्वीर याद करें, प्रेशर की तस्वीर क्या थी? लेस मोल्स की तरफ Yes, जाएगा. तरफ जाएगा। यहाँ पे 1 मोल है आपके पास, जबकि यहाँ पर आपके पास 3 मोल्स हैं। तो किस तरफ जाएगा प्रेशर? प्रेशर आपने ज्यादा करने पे कम मोल्स की तरफ जाता है। बैक तो में. प्रेशर ना ज्यादा करने से कम मोल की तरफ जाता है। हमने प्रेशर किया है कम, अगर प्रेशर कम करेंगे तो कहाँ जाएगा शाबाश? ज्यादा मोल्स की तरफ जाएगा. पीछे जाएगा आगे जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा। फिर इसके लिए इसकी डिक्रीज जो है, मिथेनॉल की यील्ड जो है डिक्रीज कर जाएगी। ये बात समझ आ रही है कुछ कुछ? जी, यील्ड के लिए तस्वीर अप्लाई करनी थी, तस्वीर आपको याद होनी चाहिए। ये बात क्लियर है सबको कि नहीं?
जी जी सर। अब रह गया रेट वाला मसला। रेट में आपने इक्वेशन की शक्ल देखनी ही नहीं है, आपने सिर्फ सोचना है इफेक्टिव इक्वेशन के बारे में। तो आपने उसको छुपा देना है। अगर कहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपको ये काम करना पड़ जाए तो रेट में डोंट सी द केमिकल इक्वेशन, जस्ट थिंक अबाउट इफेक्टिव इक्वेशन। तो आ जाओ फिर। तो बेटा कैटलिस्ट ऐड करने से रेट बढ़ता है कम होता है? इफेक्टिव इक्वेशन बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? सर इंक्रीज कर जी जाएंगे। रिवर्स बोले या फॉरवर्ड बोले दोनों बढ़ जाएंगे, रेट दोनों बराबर होते हैं उसमें। बेटा प्रेशर कम करने से, आपके पास जब प्रेशर ज्यादा था तो पार्टिकल्स करीब करीब होंगे, और जब आप प्रेशर कम कर देंगे इसका तो फिर पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे ना। तो इफेक्टिवनेस ज्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो डिक्रीज हो जाएगी। तो इस वाले चैप्टर में ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है बच्चों को इतना गन करता है कि ए लेवल तक बच्चों को मसला आ रहा होता है। मैंने आपको दोनों का बता दिया था, बहुत शॉर्टकट में बताया था। रेट का वर्ड यूज करे तो आपने इक्वेशन नहीं देखनी, आपने सिर्फ जो है इफेक्टिव क्लियन के बारे में सोचना है। ठीक है, ये बात समझ आ गई आप लोगों को? जी सर। जी सर। Methanol is a member of homologous series of alcohol. Suggest two general characteristics of homologous series. Homologous series की दो प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है। तो आप जो है ना इसमें मेन जो था, देखिए एक प्रॉपर नाम होता है, एक जनरल फार्मूला होता है, सिमिलर केमिकल रिएक्शन। तो आप ना पहली बात करें कि जनरल फार्मूला से वो होगा, हैव अ जनरल फार्मूला। सर ये लिख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होता है। हाँ लिख सकते हैं। सिमिलर केमिकल रिएक्शंस। तीसरा सेम फंक्शनल ग्रुप, पूरा वर्ड लिखिएगा। अच्छा, सर इनमें डेफिनेशन कोई भी नहीं। अच्छा, डेफिनेशन थी एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय CH2, उसमें भी आपने सपोर्टिंग में लगाना है। अगर वो कहते हैं डिफाइन होमोलोगस सीरीज, तो आपने लिखना है कि क्लास ऑफ कंपाउंड वेयर एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय CH2, उसके साथ सपोर्ट में आप लिखेंगे हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, हैविंग सेम जनरल फार्मूला। ये बात, इन तीनों में से कोई दो बातें एक साथ लिख दें एविडेंस के सर लिए। एडजेसेंट मेंबर्स डिफर बाय CH2 अलग से आ सकता है इसमें पॉइंट? वो इसमें नहीं हो सकता, वो उसकी डेफिनेशन है। ठीक। एक होता है एसिड की डेफिनेशन, एक होता है एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमसे कहा एसिड क्या होता है, मैंने कहा प्रोटॉन डोनर। बोला एसिड की प्रॉपर्टीज बताएं, मैंने कहा कि भाई सॉर टेस्ट होता है, लिटमस को ब्लू रेड कर देता है, और कंडक्टर होता है। सारी बातें जो मैंने बोलनी शुरू की वो सारी प्रॉपर्टीज है। तो अभी उसने ना आपसे प्रॉपर्टीज पूछी है, ठीक है? तो वो डेफिनेशन जब पूछेगा तो उस वक्त आपको लिखना होगा। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टू एल्कोहल ईच कंटेनिंग 3 कार्बन शोइंग ऑल एटम टू डिफरेंट एल्कोहल्स। दो एल्कोहल बनानी है आपको जिसमें 3 कार्बन एटम। तो पहली तो आप बना ही सकते थे, दूसरी मसला आएगा ना, एक एल्कोहल हो गई एंड फिर दूसरी एल्कोहल हो गई। आप क्या करें, एक में ना OH लगा दें पोजीशन नंबर 1 पे, एक में लगा दें 2 पे। कहानी खत्म, पैसा हजम। पहली वाली का नाम हो जाएगा, प्रोप लिखेंगे 3 कार्बन को, एन लिखेंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ओल लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप है। अब ओल की पोजीशन बतानी है आपको, कहाँ पे लगा हुआ है ओल। सिमिलरली वहां पर भी ऐसे ही नाम रहेगा इसका। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, एन का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एंड ओल का मतलब फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, पहले वाले में कहाँ पे लगा हुआ है? शाबाश, 1। 1 पे। गिनती वहां से स्टार्ट करते हैं जहां पर फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ रहा होता है। तो अगर आपको याद हो, नेमिंग हमने हल्की सी करवाई थी आपको। ये और इस तरीके से ये। तो यहाँ पर अगर आप गिनती करते हैं ना इसमें, तो गिनती यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3, जबकि यहाँ पर किसी भी साइड से स्टार्ट कर रहे हो बीच में ही आ रहा है 2 3। इसका नाम हो जाएगा 2 ओल, इसका नाम हो जाएगा 1 ओल। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं इस वाले नाम को, 1 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, जबकि इस तरीके से उसको 2 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। इज दिस क्लियर? सर जी। सर मार्किंग स्कीम में और एच के बीच में भी बॉन्ड बनाया हुआ है। मुझे पता है, मैं तो ये मिस्टेक करता हूँ। मैंने कहा आपका ना जानी दुश्मन बना हुआ है वो, आप लोगों से गलती करवाएगा ही करवाएगा। ठीक है, आपसे वो हमेशा पूरा डिस्प्लिट फार्मूला मांग रहा होता है। तो ये मजबूरी है, हालात है, हमारी आदत खराब है। 5070 की वजह से वो यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं करता। IGCSE में आप याद रखिएगा,
मैंने आपसे कहा था लाजमी आपसे वो करवा रहा होता, सारे बॉन्ड शो करो। अब भी मेरा मार्क कट जाएगा, मुझे मार्क बताओ क्यों मेरा मार्क कटेगा भाई? अब क्यों कटेगा मार्क मेरा? आपने हाइड्रोजन को शाबाश। सारे एटम भी लगाने होते हैं, तो मैंने इन पे हाइड्रोजन एक भी नहीं लगाया था, उसकी वजह से मार्क जाना था। तो ये एक आदत है हमारी, जब टीचर की आदत होती है तो बच्चों में भी चली जाती है वो, तो इसलिए जरा ख्याल कीजिएगा कि मैं हाइड्रोजन नहीं लगाता नॉर्मली, तो आपने लाजमी लगाना है। ठीक हो गया? जी सर। इसके बाद पार्ट डी में आप लोगों ने पार्ट 3 पूछा था, तो चले पार्ट 1 भी कर ही देते हैं। बेटा आपको याद है कि एस्टर में कहाँ पे कट लगाना होता था? ऑक्सीजन पर डबल ऑक्सीजन पे बॉन्ड कट के मार, बाद यहाँ पे कट मार दिया। जो इस तरफ कितने कार्बन है? 2। इस तरफ कितने कार्बन है? 1। एक इनमें से अल्कोहल कौन सा वाला है, एसिड कौन सा वाला है? जिसमें दो है वो अल्कोहल है और जो जिसमें एक है वो ये एसिड एसिड है और ये ओल है। पहले जो नाम आता है ओल का आता है, पहला नाम ओल का, एंड देन जो है उसके बाद आपके पास एसिड का नाम आता है। इसलिए आपके पास ओल जो है वो ईथ है, और एसिड जो आपके पास वो मीथ है, एक कार्बन का। इसके साथ हम कर देते हैं इथाइल, उसके साथ कर देंगे मिथानोएट। इसके बाद गिव द नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका हो जाएगा मिथानोइक एसिड, आसान था, उसी को लंबा करवाना, एंड इथानॉल। अब वो कह रहा है कि एस्टर Y is different from the ester X, but same formula. Draw the structure. बेटा इस वाले में कितने कार्बन आ रहे हैं टोटल मिला के? 3 आपको बोला है कि आप C3 है, इसका फार्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका फार्मूला C3H6NO2 ही है। वो कह रहा है आप बनाओ, उसका नाम डिफरेंट हो। इसमें आपने जो है 3 कार्बन में आपने जो कॉम्बिनेशन बनाया वो 2 की अल्कोहल थी और 1 का एसिड था, तो अब आप चेंज कर दो। आप ना एसिड जो है ना 2 का बना दो। इज इट पॉसिबल? एंड अल्कोहल जो है ना आप 1 की बना दो। एक मिनट इस बार इसका नाम जो है, पहली बार उसने बोला सारे बॉन्ड बोले होंगे, तो मैंने सारे बॉन्ड तो शो कर दिए इसमें, बच्चा तो कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन नहीं लगाए, तो उसकी वजह से मार्क ना चला जाए। बेटा इस बार इसका नाम जो हो जाएगा आपके पास वही है, यहाँ से कट करना होता था, तो आपके पास 1 कार्बन इधर आ रहा है, 2 कार्बन इधर आ रहे हैं, 1 कार्बन वाला आपके पास ओल है, 2 वाला आपके पास एसिड है। इसलिए इस बार आपके पास 1 कार्बन को मीथ कहते हैं, मीथ पहले आएगा एंड ईथ बाद में आएगा। यहाँ से बन जाएगा मिथाइल, वहां से बन जाएगा इथानोएट। जी क्लियर बेटा? जी समझ आ रही है? सर। अच्छा आप लोग कम से कम ना, कोई मेरे ख्याल में आप लोग अभी तो शुरू हुए हैं, दूसरा दूसरा पेपर, तीसरा, तीन चौथा पेपर है आज मेरे ख्याल में। आप लोग ना कम से कम 30 मार्क्स तक का 3-4 क्वेश्चन करने के बाद ना इसको चेक किया करें। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको चेक करेंगे पूरा पेपर करने के बाद। मतलब शुरू में ही करना चाहिए था, लेकिन अभी क्योंकि अभी आप लोग मौत वो कर रहे हैं, चलो हमने कहा नॉर्मल रहे आप लोग, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पूरा पेपर करने के बाद हम देखेंगे हमारे 80 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर इंप्रूव होते जाएंगे, अपनी छोटी छोटी गलतियां नोट करते जाएंगे। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5। बी पार्ट। सर पार्ट ए और सी। सर पार्ट सी। पार्ट ए हो गया जी, एंड पार्ट सी हो गया जी। पार्ट बी भी बी बोला कि जी, और कुछ? पार्ट ई। जी पार्ट ए भी मार्क कर दिया। पार्ट जी जी कोई और पार्ट भी बताया? चलिए मैं पूरा क्वेश्चन करवा देता हूँ, अच्छी खासी ब्रेकें लगी हैं। तो यहाँ पर इसको देखें क्वेश्चन को गौर से, वो कह रहा है कि हाइड्रेटेड है, इसमें पानी इसके अंदर है। इसने इसको जो है कार्बोनेट को, दिस क्रिस्टल वाज मेड बाय रिएक्टिंग कॉपर कार्बोनेट विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये कॉपर कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड, तो पानी से रिएक्शन करवाया, उससे आपके पास ये बन गया। अच्छा जी, प्रोसीजर में क्या क्या किया? स्टेप 1 में पाउडर सॉलिड कार्बोनेट लिया उसने, उसको इतने सल्फ्यूरिक एसिड में। देखिए कभी ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो ना आप छोटी सी गंदी सी फ्लो चार्ट सी डायग्राम बना लें, ताकि काम जरा आसान हो जाए। तो पहली बात वो ये कह रहा है कि आपके पास ना एक बीकर में सल्फ्यूरिक एसिड था, और कितना था, 50 सेंटीमीटर क्यूब, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी 0.05 मोलर। एक तो ये था।
जी आपको आवाज आ रही है मेरी? यस। जी सर। फिर उसने क्या किया है, सेकंड पार्ट में एक्सेस ऑफ कॉपर कार्बोनेट उसने ऐड कर दिया, इज सेपरेटेड फ्रॉम एक्वस कॉपर सल्फेट। अच्छा, तो यहां पर उसने ना एक्सेस का वर्ड पहले भी यूज किया होगा उसने। हाँ, एक्सेस ऑफ कॉपर कार्बोनेट उसमें ऐड कर दिया, मतलब चम्मच भर भर के ना 2 या 3 दफा उसने इसमें डाल दिया। तो कुछ ने तो रिएक्शन कर दिया आपके पास, इसमें से कुछ तो रिएक्शन कर जाएगा, और कुछ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इसमें से बच जाएगा, मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया क्योंकि उसने एक्सेस डाली थी, तो इसमें से कुछ रिएक्शन कर जाएगा। और कुछ जो है इसमें से बच जाएगा। अच्छा, इस दौरान जो है क्योंकि कॉपर कार्बन से रिएक्शन हो रहा था, तो आपके पास ना यहाँ पे ऑक्सीजन के बबल्स भी बनेंगे और उसके कार्बन डाइऑक्साइड के एफिवेसेंस भी होंगे। अच्छा जी, उसके बाद से इसको अलग किया है एक्सेस। आप बताओ कैसे इसको अलग करेगा इस ब्लैक चीज को? फिल्ट्रेशन से करेगा इसको। फिल्ट्रेशन। तो आपने इसको रख दिया फिल्टर पेपर पे, इसके ऊपर लगाया फिल्टर पेपर, और आपने ऐसा जब किया, आपके पास एक्सेस कॉपर कार्बोनेट जो है ऊपर बच गया था, एंड यहाँ पर आपके पास कॉपर सल्फेट आ गया है, एंड साथ उसके पानी भी आ गया, पानी भी बना था साथ से। अच्छा जी, हीट किया अनटिल सोल्यूशन सैचुरेटेड, इसको उसने रख के फिर ना हीट किया है सोल्यूशन को, जब तक ये सैचुरेट ना हो जाए, मतलब इसमें पानी अच्छा खासा उड़ गया, इसका क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट की बात कर रहा है। तो सोल्यूशन इज अलाउड टू कूल एंड क्रिस्टलाइज, तो उसमें से आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्टल आने शुरू हो गए, एंड क्रिस्टल को रिमूव कर दिया और ड्राई कर दिया। क्रिस्टल को रिमूव कैसे किया होगा उसने, फिर फिल्टर पेपर से किया होगा रिमूव, और उसको ड्राई कर लिया होगा। अच्छा, अब जो है ना आपके पास ये कल भी मेरे ख्याल में शायद क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था मैंने, तो देखते हैं इसको। मैक्सिमम मास ऑफ कॉपर सल्फेट दैट कैन बी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इतना इतना। देखिए आपसे जब मोल्स पूछे हैं ना उसने, तो उसने आपको हिंट दिया होगा या तो मास अपॉन एमआर या फिर C/V का। तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम दिया हुआ है इसने, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे N = C/V। द कॉन्सेंट्रेशन इज 0.05 एंड द वॉल्यूम इज 50, लेकिन इट शुड बी इन डेसीमीटर क्यूब। ऐसा कर देंगे इसको, तो ये बन गया 25, मतलब 2.50 एक्सपोनेंट -3 मेरे ख्याल में, या -4 आंसर आएगा, -3 आएगा। देखिए जरा, -3 फाइनल। आएगा। ये आपने याद रखिएगा किसके मोल्स निकाले थे, हाईलाइट करते रहिए, साथ साथ आपने मोल्स निकाले सल्फ्यूरिक एसिड के, राइट। अब आपसे किसके मोल्स पूछ रहा है, सिर्फ कॉपर सल्फेट के। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन होना चाहिए, रिलेशन की जाना पड़ेगा इक्वेशन पे। इक्वेशन में चलते हैं, आपसे पूछा इसके बारे में है, उतारो इसको नीचे, एंड आपको बताया किसके बारे में, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, इसको भी नीचे उतारो। आपको इक्वेशन में ऊपर नजर आ रहा है कि 1:1 का रेशो है, इक्वेशन बता रही है इसका 1 हो तो इसका भी 1 होता है। इसलिए अगर आपके पास इसका 2.50 एक्सपोनेंट -3 था, तो उसका भी उतना ही होगा, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 2.50 एक्सपोनेंट -3। जब ये काम कर लिया, आपको ये भी बताया था कि हर बार ना पिछले वाले पार्ट को अगले वाले पार्ट में यूज करना होता है। इस बार उसने एमआर बता दिया और मास आपसे पूछ रहा है, तो आप देखेंगे इसका कोई फार्मूला होता है, पिछले वाले पार्ट को भी यूज करना है। आपके पास मोल्स भी है, एमआर भी है और मास भी है, तो मोल इज इक्वल टू मास अपॉन एमआर, एक फार्मूला होता है। इसलिए मास हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू मोल इनटू एमआर। तो मोल आपने निकाले थे पिछले पार्ट में 2.50, उसी के -3, एंड एमआर 250 है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा आपके पास। तो इसको मल्टीप्लाई कर दे जरा, 25 25 625, 6.2 0.625। -2 मेरे ख्याल में बनेगा, फिर -1। 0.625 आ रहा है। चलो 0.625, ये आ गया आपके पास आंसर। इसके बाद पार्ट बी में 1 to 5 done correctly, but the mass of the crystal obtained was less maximum mass than, जितना मास आना चाहिए था क्रिस्टल का मास कम आया। बेटा मास कैसे कम आ गया, सोचो जरा। क्रिस्टल्स का मास, ये आपके पास ड्राई करके उसने रिमूव किया था, कहाँ पे गलती की होगी उसने कि मास कम आ रहा है? ड्यूरिंग हीटिंग। ये जो ड्राई किया था ना उसने, अगर ज्यादा ड्राई कर दिया ना, इसमें से पानी निकल जाएगा, मतलब ये जो है कॉपर सल्फेट जो होता है ना, हाइड्रेटेड, अगर आपने इसको ओवर हीट कर दिया,
तो ओवर हीट से ये डिकम्पोज होके कॉपर बन जाएगा, इसमें से पानी जो है गैस बन के निकल जाएगा। तो ये ड्राई जो किया था ना उसने, उसकी वजह से, तो एक तो मैं लिख रहा हूँ कि ऑन ड्राइंग some crystals decomposed and water evolved, निकल गया उसमें से। इस चीज का मास कम आ सकता है, एक वजह तो ये है। अच्छा, और क्या हो सकता है? फिल्टर सही किया है, ज्यादा तो हो सकता है, कम नहीं। ठीक है, कम होने की वजह ड्राई करने पे, और तो कोई खास वजह नजर नहीं आ रही मुझे। बेटा अगर ये बताएं कि ज्यादा मास आता है, उसका आंसर क्या होता है? ये लेस का तो मैंने आंसर कर दिया। लेस का आंसर हो गया कि ओवर हीटेड। अगर आपके पास मोर मास आता, ज्यादा होता, उसका आंसर क्या होता? सही से ड्राई होने नहीं दिया। शाबाश, नॉट ड्राइड प्रॉपरली। उसमें पानी अभी भी है, पानी का मास उसमें ऐड हुआ हुआ है, जिसकी वजह से आपके पास मास ज्यादा आ रहा होगा उसका। सर ये हो सकता है कि क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट से को आने से पहले मतलब बंद कर दिया हीट का सप्लाई, कुछ इस तरीके लेकिन से। क्रिस्टल्स उसने फिल्टर पेपर पे कलेक्ट किए ना। ओह। क्रिस्टल्स बने थे, वो तो फिल्टर पेपर पे कर रहा है ना। अगर वो सही तरीके से ड्राई कर लेता है तो पूरा मास आएगा। अगर ज्यादा हीट कर देता है तो टूट जाएंगे क्रिस्टल्स, उसमें से कुछ पानी निकल जाएगा। और अगर उसने सही तरीके से ड्राई नहीं किया तो इसके अलावा पानी उसके अंदर मॉइस्चर रह जाएगी, मॉइस्चर का मास भी आ जाएगा उसमें। ठीक है। Two observation indicate the copper carbonate is in excess. Number one, number one के excess of copper carbonate will be seen at bottom. सारा अगर रिएक्शन कर चुका होता तो आपको नजर नहीं आता ना, बचता नहीं वो। And bubbles of carbon dioxide stop. But copper carbonate was there. सर इसमें कोई कलर की बात आ सकती है? कलर, एक मिनट जरा देखता हूँ कि एक्सेस नहीं आ सकती, क्योंकि वो थोड़ा रिएक्शन करे या ज्यादा करे, कलर तो उसका ब्लू होना है। जो कॉपर सल्फेट बन रहा है ना, उसका कलर तो ब्लू होना था। और कॉपर कार्बोनेट जो बचा है वो ग्रीन कलर का होता है। उसने कलर पूछे तो नहीं है वैसे, लेकिन आप जो है तो यहाँ पर आपको कॉपर कार्बोनेट का कलर ये रहा, ग्रीन कलर था। एंड कॉपर का ये था, कॉपर सल्फेट का। अच्छा, अब जब आप इसको ऐड करेंगे ना बीकर के अंदर, तो पहले तो कलरलेस सोल्यूशन था क्योंकि ये H2SO4 था। आपने इसको भर भर के डाल दिया ग्रीन को, तो ग्रीन जो है वो आपके पास ब्लू सोल्यूशन बनता जाएगा। लेकिन नीचे जो डिपॉजिट नजर आएंगे वो ग्रीन कलर की ही होंगे, क्योंकि अनरिएक्टेड जो बचा आपके पास। तो ऐसा कुछ खास मुझे नजर नहीं आ रहा उधर। देख लेते हैं इसको भी, एक मिनट जरा। कहाँ गया हमारा पेपर, ये रहा। दो ऑब्जर्वेशन दैट कैन इंडिकेट द कॉपर कार्बोनेट इज रिसेस। तो अनरिएक्टेड विल बी सीन, बबल स्टॉप हो जाएंगे। एंड बस ये है। उधर क्या लिखा हुआ है, और कोई लिखी इसके अलावा ऑब्जर्वेशन कुछ, तीसरी कोई इसके अलावा कोई और चीज लिखी हुई है उसने एमएस में? नहीं सर, ये डी, 2 पॉइंट सी। ये दो पॉइंट्स, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हमारे निकल रहा होता है हमारे दिमाग से, ठीक है, तो वो उधर से देख लेता है बंदा। अभी अपने कलर की बात की, कलर इसमें नहीं है, कलर का मसला इसमें हो सकता है। नेम, अच्छा जी, ये वाला पार्ट भी करवा लेते हैं। व्हेन रिएक्शन स्टेप वन डन, lumps of copper carbonate instead of powder, rate of reaction decreased।
अच्छा जी, उसने क्या किया, यूजिंग लम्प्स यूज किए थे। तो लम्प्स यूज करने से क्या कह रहा है कि क्या हुआ जी, इंस्टेड पाउडर, तो रेट जो है उसका डिक्रीज कर गया। एक्सप्लेन व्हाई। तो पाउडर हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, पूरा वर्ड लिखिएगा आप लोग। सो ग्रेटर इफेक्टिव कोलिजन्स, while using lump, less surface area, तो fewer effective collisions। हम ना इस वक्त पेपर को मतलब इस तरीके से कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा मैं आंसर जरा ज्यादा बड़ा करके लिख रहा होता हूँ ताकि आपके पास ज्यादा पॉइंट्स हो। मेरे पास अगर तीसरा पॉइंट इसमें होता ना, मैं लास्ट में लिख के जाता यहाँ पे। अच्छा, नेम द डिफरेंट सब्सटेंस रादर देन कॉपर कार्बोनेट कैन बी यूज टू सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस कॉपर टू सल्फेट। तो आप आ जाए यहाँ पर, इसको बनाने के लिए कॉपर सल्फेट जो है आपके पास सॉल्युबल सॉल्ट है। अब सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए आपको तरीके तो बहुत सारे बताए थे। तो कॉपर सल्फेट आपको बनाना है विच इज अ सॉल्युबल सॉल्ट। तो आपके पास ना इसके लिए जो मेथड होगा दैट इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड करना। बार सॉल्युबल हो इनसॉल्युबल हो, आप इसको दो टुकड़ों में तोड़ दो चुपचाप। तोड़ दिया। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करवाना है आपके पास, ये तो बन गया एसिड जी। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। इसका मैंने एस्ट लगा दिया। तो उसके साथ आप लगा सकते हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करवाने के लिए, आप इसके साथ कॉपर ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, कॉपर कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं, कॉपर हाइड्रोजन कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं, एंड कॉपर मेटल नहीं यूज कर सकते क्योंकि कॉपर मेटल जो है एसिड रिएक्शन नहीं करता। क्योंकि एसिड जो है ना, वो आपको पता है कि रिएक्शन करता है मुस्लिम कमर्शियल बैंक से। यहाँ पे मेटल नहीं यूज कर सकता कॉपर, उसको छोड़ दें। कार्बोनेट ले सकते हैं, कार्बन की कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेस का मतलब होता है मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, तो ये दोनों मैंने बेस यूज किए और ये दोनों मैंने कार्बोनेट यूज किए। तो आप जो इनमें से कोई भी लिख देते तो आपके पास आंसर बन जाता। एक तो उसने यूज करवा दिया था, तो आप इसके अलावा लिख देते कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। लेकिन आपका मार्क लाजमी कटना था, और उसकी वजह ये कि नाम तो नहीं पूछा उसने। अगर नाम पूछा ना, मार्क कटने के चांसेस थे। नेम बोला था उसने, तो मार्क तो आपका कट गया होगा। वैसे आपने लिखना था कॉपर टू ऑक्साइड करके लिखना था। आपको लिखना था कॉपर टू हाइड्रोक्साइड करके लिखना था, नाम बोला था उसने। फॉर्मूला में मार्क काटने थे। आपने लिखना था कॉपर टू हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट HCO3। तो ये टू का वर्ड अगर आपने नहीं लगाया था तो आपका मार्क जाएगा उसकी वजह से, नाम बोला था उसने। नेम द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट एक्वस कॉपर सल्फेट फ्रॉम एक्सेस ऑफ कॉपर कार्बोनेट। आसान था, फिल्ट्रेशन। सॉल्युबल को इनसॉल्युबल सेलेक्ट करना। Aqueous copper sulfate heated until saturated. Step 3. What is meant by saturated solution? अल्लाह खैर, क्या लिखा है आप लोगों ने? Type of solution in which further amount of solute cannot be dissolved. ठीक है? What evidence show the solution is saturated? Crystals appear. याद रखिएगा, जब आप, ये आपके पास पानी था, आपने एक चम्मच इसमें नमक डाल दिया, वो सारा गायब हो जाएगा। फिर आपने दूसरा चम्मच नमक डाला, फिर गायब हो जाएगा। फिर तीसरा डाला, फिर गायब हो जाएगा। चौथा डाला, अब आपके पास अनडिजॉल्व नीचे नजर आना शुरू हो जाएगा। मतलब 3 चम्मच डिजोल्व हो गए, अनडिजॉल्व नजर आया, इसका मतलब कि सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड हो चुका है। सर याद रखिएगा, अनडिजॉल्व विल बी सीन जी। सर ये लिख सकते हैं कि अनरिएक्टेड
कॉपर कार्बोनेट सीन एट बॉटम, इस तरीके नहीं, से। अनरिएक्टेड तो नहीं आ रहा ना, रिएक्शन तो हो चुका था बहुत पहले। अब तो आप हम्म। इवोपरेशन कर रहे हैं, फिजिकल चेंज हो रही है। तो फिजिकल चेंज में आपने जब पानी उड़ाया तो उसमें क्रिस्टल्स आ जाएंगे आपके पास, तो उससे पता चलेगा आपको। अनडिजॉल्व लिखे, अनरिएक्टेड ना लिखे। अनडिजॉल्व विल बी सीन क्रिस्टल्स अपीयर, या फिर अनडिजॉल्व कॉपर सर ये वाली सल्फेट बात वापस से बता दें प्लीज। विल बी सीन। मैंने कहा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है, आपको कैसे पता चलेगा सैचुरेटेड है कि नहीं। आपने एक ग्लास पानी लिया, पानी भर दिया इसमें। अच्छा, अब जो है ना, आप इसमें डाल देंगे क्या चीज, नमक, 1 चम्मच। 1 चम्मच नमक जब डालते हैं तो सारे का सारा डिसअपियर हो जाएगा ना। बात समझ आ रही है आपको, नजर कुछ नहीं आएगा। फिर आपने 1 चम्मच और भर के डाल दिया, वो भी डिसअपियर हो गया। तीसरा डाला, वो भी डिसअपियर हो गया। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपके पास ना अनडिजॉल्व नजर आना शुरू हो जाएगा आपको। तो आपने यहाँ पर अनडिजॉल्व नजर आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये सोल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका है। आपने लेट से इसके अंदर जो है ना भर के कितना डाल दिया, 15 ग्राम डाल दिया इसके अंदर। अगर इसे सैचुरेटेड सोल्यूशन बनता है ना, तो आपके पास होगा क्या कि आपको कुछ अनडिजॉल्व नजर आएगा, मतलब नीचे 2 ग्राम आपको अनडिजॉल्व नजर आएगा, जबकि 13 ग्राम डिजॉल्व हो चुका होगा। जो डिजॉल्व हो गया वो आपको नजर नहीं आएगा। आप नमक जब पानी में ऐड करते हैं, जब सॉलिड होता है आपको नजर आता है, जैसे ही एक्वस होता है नजर नहीं आता। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन आपसे कोई कहे कि बना के दिखाओ, तो आप उसमें उस वक्त तक ऐड करते रहेंगे जब तक फर्दर अमाउंट डिजॉल्व होनी बंद ना हो जाए। मीन्स कि अनडिजॉल्व विल बी सीन एट द बॉटम। अनडिजॉल्व बोला, अनरिएक्टेड नहीं बोला। ठीक है। जी ओके सर। सर। Why should the aqueous copper sulfate do not heat dryness? स्टेप 3। अगर आप उसको हीट करेंगे तो आपको हाइड्रेटेड क्रिस्टल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जिस क्रिस्टल की बात कर रहे हैं ना, जो क्रिस्टल आपको चाहिए थे वो थे आपके पास CuSO4। उनमें 5 पानी के मॉलिक्यूल्स लगे होने चाहिए, ये क्रिस्टल चाहिए था आपको। और ये क्रिस्टल कितना प्यारा होता है, अभी आपको ATP दिखाया था हमने कहीं पे, दोबारा दिखाते हैं। तो उसका जो कलर होता है ना आपके पास, वो वही होता है। ये देखें, ये जो है ना आपके पास हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स हैं ये वाले। अगर एनहाइड्रस होना तो ये आपके सामने व्हाइट पाउडर होता है। तो अगर आप उसको हीट कर देंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन को, हो सकता है कि इसमें से पानी निकल जाए और ये फिर व्हाइट पाउडर बन जाए आपके पास। इट इज एनहाइड्रस। इसका मतलब दिस इज जस्ट CuSO4, while दिस इज CuSO4.5H2O। तो उसको ओवरहीट से बचाना था आपको, इसलिए ओवरहीट करने में वो डिकम्पोज कर सकता था। तो यहां पर आते हैं कि हाइड्रेटेड crystals may decompose to give anhydrous copper sulfate. Clear? जी, टेंशन नहीं देनी। इस क्वेश्चन के अंदर हुआ होगा मसला, क्योंकि बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल बेस्ड था सारे का सारा। सॉल्ट की प्रिपरेशन थी, बहुत कुछ पूछा उसने, तो अगर मसले आए थे बहुत कुछ से रिकॉल करवाया इस जगह पे। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अच्छा होगा इससे। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में कोई मसला? पार्ट सी। पार्ट सी, B1। B1 भी। बेटा ग्रुप 7 की बातें हो रही हैं, क्या आप लोग ग्रुप 7 याद है या नहीं याद? सर हेलोजन्स होता। याद है या नहीं याद? जी सर। नाम था पीरियोडिक टेबल, ये रहा। बेटा ग्रुप 7 की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रुप 7 की प्रॉपर्टीज ये हैं कि इनके नाम के आखिर में इन 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 जब आएगा इसका मतलब हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। और अगर वर्ड IDE आएगा, इसका मतलब मैं इसकी आइन की बात कर रहा हूँ। तो जब आइड आएगा तो इसका मतलब आइन है, और जब इन आएगा इसका मतलब कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। बेटा ये जो है ना, सारे के सारे कलर्ड होते हैं, उनकी कलर इंटेंसिटी नीचे की तरफ बढ़ती है।
ऊपर वाले का कलर लाइट है, नीचे वालों का डार्क होता जा रहा है। तो फ्लोरीन का कलर जो है ना पेल येलो होता है, इसका पेल ग्रीन होता है, इसका रेड ब्राउन होता है या ऑरेंज होता है। आयोडीन के तीन कलर होते हैं। आयोडीन अगर आपके पास सॉलिड होगा ना तो फिर ब्लैक होगा, अगर गैस होगा ना तो फिर पर्पल होगा, और अगर एक्वस वो पानी में डाल दें तो फिर ब्राउन बन जाएगा पायोडीन। ऊपर से नीचे जब इंडस्ट्री बढ़ रही है तो आपके पास फिजिकल स्टेट की अगर बात करते हैं तो ये गैस होती है, ये भी गैस है, ये लिक्विड है। तो आयोडीन अगर सॉलिड होगा, सॉलिड होता है वो वैसे, तो ब्लैक कलर का होगा। तो नीचे वाला कलर भी फिर आपके पास ब्लैक ही होगा। ठीक है। अच्छा, एस्टेटीन को हम इसलिए नहीं पढ़ते, रेडियो एक्टिव होता है, तो इसके ट्रेंड बाकी ऊपर से नीचे हम देख रहे हैं, उसको हम चेक कर रहे होते हैं। इसका नाम हेलोजन होता है। ये सारे के सारे दो दो मिलके रहते हैं, डायटोमिक फॉर्म में होते हैं, सब कलर्ड होते हैं, कलर इंटेंसिटी नीचे की तरफ बढ़ती है। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं लेकिन नीचे इंक्रीज कर रहे होते हैं। कैसे इंक्रीज कर रहे हैं? ऊपर वाली गैसेज है, नीचे लिक्विड सॉलिड आ रहा है, तो आपको पता है इनका बॉइलिंग पॉइंट अगर बात करते हैं या मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ये इनके लो होंगे तभी तो गैस है, इनके हाई होंगे तभी तो आपके पास ये। तो वैसे तो सारे नॉन मेटल हैं, सबके लो होते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे होते हैं। बहुत रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अब जरा सोच के बताइएगा, फ्लोरीन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए एंड आयोडीन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। फ्लोरीन का साइज है बस इतना सा, आयोडीन का साइज है इतना। इसका न्यूक्लियस है, इसका भी ये न्यूक्लियस है, एंड दे हैव टू गेन इलेक्ट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन को कौन जल्दी खींच सकता है अपनी तरफ? ऊपर वाला, नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाले का अट्रैक्शन ज्यादा होगी, वो जल्दी खींच देगा, जबकि यहाँ पर न्यूक्लियस से बहुत दूर है, इसी वीक होगा। इसका मतलब कि ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा और नीचे वाला कम रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव। तो दे आर वेरी रिएक्टिव एंड रिएक्टिविटी नीचे की तरफ कम हो रही है, ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाले लेस रिएक्टिव। एंड ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं, वो आपको पता है कि मोर रिएक्टिव जो होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब उसके बाद हम चलते हैं वापस अपने धंधे पे और पेपर खोलते हैं ये। तो उसने कहा है आपसे एस्टेटीन जो है उसकी ना आप रूम टेम्परेचर पे, प्रेशर पे कलर भी बताएं, स्टेट भी बताएं। बेटा स्टेट तो उसकी सॉलिड होती है एंड कलर उसका ब्लैक हो जाएगा। When chlorine react with aqueous potassium bromide, displacement reaction take place. Describe the color change. आप एक काम करें, ऊपर लिखें, पहले क्लोरीन था, फिर आपके पास ना KBr था। उसने कहा कि रिएक्शन हो गया है, मैंने भी मान लिया कि क्लोरीन इसको डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, तो K के साथ आके जुड़ जाएगी क्लोरीन और Br को हटा दिया जाएगा। अच्छा अब जरा सुनिए गौर से, इसका कलर बहुत लाइट होता है, पेल ग्रीन। इसका कोई कलर नहीं होता, इसका भी कोई कलर नहीं होता, कंपाउंड की फॉर्म में कलर नहीं होते इनके। तो आपके पास जैसे ही आपके पास यहाँ पर एक कलरलेस सॉल्यूशन था KBr का, आपने इसमें से क्लोरीन गैस को बबल किया तो गैस की फॉर्म थी, तो आपके पास ना आहिस्ता आहिस्ता ये बन जाएगा Br2। तो सॉल्यूशन कलर जो है ना कलरलेस से आपके पास रेड ब्राउन हो जाएगा। तो पहले आपके पास कलरलेस सॉल्यूशन था उसका, अब आपके पास रेड ब्राउन हो जाएगा। ये बात समझ आई आपको नहीं आई? क्योंकि नहीं आप सर। आप किसको देख रहे हैं, आपने किस पे से पास किया है? उसने कहा व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद दिस, तो असल में हाउ द क्लोरीन विल रिएक्ट, यू विल हैव अ सॉल्यूशन ऑफ KBr। बेटा KBr का कलर का सॉल्यूशन का कलर क्या होगा? कलरलेस ना? जी सर। जो ग्रुप 7 के कंपाउंड होते हैं उनका कलर नहीं होता, मान जाए बोल रहा हूँ तो। अब आपने क्लोरीन सिलेक्शन करना, क्लोरीन ऊपर से कहाँ फेंकूं इसमें? जिस कभी गैस सिलेक्शन करवाना हो तो आप गैस को इस तरीके से उसमें इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ से जैसे ही क्लोरीन गैस आएगी रिएक्शन होगा। जब रिएक्शन होगा तो आपके पास एक तो चीज ये बनेगी, उसकी वजह से कलर नहीं आएगा, ये भी बन रही साथ। तो आपका Br जो है हटके Br2 बन जाएगा, तो उसकी वजह से कलर क्या हो जाएगा? पहले कलर ऐसा तो अब क्या हो जाएगा? रेड ब्राउन। रेड ब्राउन। तो इज दिस क्लियर? जी सर। और केमिकल रिएक्शन तो मैंने ऊपर लिख दिया था, कॉपी पेस्ट मार देते नीचे। और फिर बैलेंसिंग करनी हो तो आप दो दो लगा दीजिएगा K के साथ, क्योंकि 2 Br थे और 2 Cl थे तो बैलेंस हो गया। इसके बाद वो कह रहा है आपसे कि आओ खेलते हैं। बेटा क्या क्लोरीन ब्रोमीन को एंड आयोडीन को किस किस को डिस्प्लेस कर सकती है? नहीं समझ आई? मैंने लिखा KBr, मैंने लिखा Cl2, क्या इसको डिस्प्लेस कर सकती है? यस नो? यस। कर सकती है। तो ऊपर वाले यस। ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, नीचे वाले कम रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिविटी नीचे की तरफ डिक्रीज कर रही होती है। तो इसका मतलब ये इसको हटा देगी, आपके पास KCl बन जाएगा एंड Br2 बन जाएगा। क्या
के आई को सीएल, क्या सीएल आयोडीन को हटा सकती है? यस। तो इसको भी हटा देगी, रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पर। क्या ब्रोमीन सीएल को हटा सकती है? ये लिखा केसीएल, ये आई ब्रोमीन। नो। इसने कहा मैं इसको हटाऊंगी, उसने बोला नहीं चल अपना काम कर, मुझसे बड़ी नहीं है तू। नहीं क्या ब्रोमीन आयोडीन को हटा सकती है? नहीं। यस। ब्रोमीन आयोडीन को हटा सकती हम्म, है, उसको हटा देगी। क्या आयोडीन किसी को हटा सकता है बेचारा नल्ला? नहीं। नहीं। क्लियर? जी सर। आइंदा कभी ऐसा टेबल आ जाए समझ जाएंगे, कर लेंगे काम। सर लेकिन ये जो Cl2 विद KCl ये क्या होगा? अब आ जाओ इधर। फिर जो ये उसने उसने खुद बोला कि ज्यादा मत सोचो, ज्यादा सोचने जो है ना उससे दिमाग में वसवसे आते हैं। आप Cl2 को KCl सिलेक्शन करवाओगे, क्या सीएल सीएल को हटाएगा? नहीं। नहीं। एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले से क्या करेगा? बोलेगा पल चल पागल हो गया कि इनका कोई रिएक्शन होना है क्या आपस में? नहीं। इसलिए उसने सीएल को सीएल से एंड बीआर को बीआर वाली जगह पे देख रहे हैं आप लोग? हम्म। समझ आई आपको कि KCl का Cl2 से रिएक्शन कोई नहीं होगा, Br2 का KBr से कोई रिएक्शन नहीं होगा, आयोडीन का KI से कोई रिएक्शन नहीं होगा। कुछ बात समझ आई? जी जी। जी। जब यहाँ पे आपको छेड़ा है तो डॉक्स मैंने आपको करवाया नहीं था। एक बात आपसे पूछ लूं, और बेटा इनमें से आपने टिक और क्रॉस देख लिए? टिक और क्रॉस देखे आप लोगों ने? क्लोरीन ने कितने रिएक्शन किए? तो तो क्लोरीन ने कितने रिएक्शन किए? एक एक। और आयोडीन ने? एक नन। कोई भी ज्यादा, नहीं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा वाला है इनमें से? क्लोरीन। सॉरी। ये बात समझ आई आपको? तो यहाँ पे कुछ और सिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ आपको। तरीका। मिल जाए। जी बेटा, मैग्नीशियम ने कितने लोगों को उड़ाया? 3। 3 लोगों को। आयरन ने कितनों को उड़ाया? किसी को नहीं। ठीक है नहीं। एंड जिंक ने कितनों को उड़ाया? एक एक को। एक सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ? मैग्नीशियम। मीडियम। उसके बाद कौन आएगा? जिंक। जिंक। उसके बाद कौन आएगा? आयरन। ये आयरन। बात सही है? जी। तो मैग्नीशियम पहले होना चाहिए, उसके बाद किसको होना चाहिए? जिंक, और फिर आयरन को होना चाहिए। जिंक और आयरन। एक एल्यूमिनियम उससे एक्स्ट्रा डाला हुआ बीच में, ठीक है ना? एल्यूमिनियम तो आपको पता है ना रिएक्टिविटी में टॉप पे होता है, तो ये बन जाएगा आपके पास। इसी तरीके से आपके पास ये वही क्वेश्चन जो है मेरे नोट्स में था, डॉट्स वालों में। जी बेटा, ए वाले लोग, ए ने कितनों को उड़ाया है?
दो। दो। बी ने, किसी को नहीं। सी ने तीन। एंड डी ने। एक। वन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ? सी। सी। उसके बाद, ए। उसके बाद, डी। सी। के बाद फिर आपके पास बी आ जाएगा। बात समझ आई? जी। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, दोबारा ना फंसो आप लोग। तो ये अच्छा, 7 एक बच गया, चलो ये भी उड़ाते हैं फिर। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। पार्ट वन। ए का पार्ट 1। जी। ओके जी, और बेटा इसमें कोई? सी। सी पार्ट हो गया। अब कुछ बच्चे ना कह रहे हैं कि हम लोग कर लेंगे बाद में, बाद में ना करेंगे, बाद में मैं तो नहीं करवाऊंगा फिर आप लोगों को। आप लोग क्या तो आप लोग साथ साथ करते रहे। पार्ट एफ, ठीक हो गया, चलो। सर पार्ट ई भी। पार्ट बी, एक का पार्ट 2। आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग एजेंट इन द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, गिव योर रीजन। कहाँ है डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन? ये रहा बेटा। आपने दोनों की जिंदगी पे गौर करना है, किसी एक की जिंदगी पे गौर करना है। निकल ने खुद जो है क्या किया है जिंदगी में? इलेक्ट्रॉन लूज किए, गेन किए? लूज। ऑक्सीडाइज हुआ, रिड्यूस हुआ? याद रखिएगा, जब भी चार्ज बढ़ जाता है ना, इसका मतलब ऑक्सीडाइज हुआ है। जब भी चार्ज कम हो जाता है, इसका मतलब रिड्यूस हुआ है। ये याद रखिएगा, ठीक है? अब बताएं, ऑक्सीडाइज हुआ, रिड्यूस हुआ है? ऑक्सीडाइज। जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा हो, कौन सा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग। तो आपके पास निकल ही निकल आया रिड्यूसिंग एजेंट। रीजन, इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड। साथ कोशिश कीजिएगा अच्छे आंसर के लिए, फ्रॉम 0 to +2। सर ये कहां से आया? एलिमेंट का चार्ज 0 होता है, उस पर +2 लिखा हुआ आपके सामने। क्लियर? याद रहेगी बात? जी सर। अच्छा जी, और कुछ पूछना है पूछ ले, कोई मसला नहीं है, जो पूछना है पूछते रहे। सी, इंफॉर्मेशन ए एंड बी पुट 3 मेटल्स लेड निकल सिल्वर इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। वैसे तो आपको पता है, खुद ही लिख देते, टेंशन क्या थी? अच्छा, निकल नया आ गया आपके पास, कोई मसला नहीं है बेटा। पप्पू ने सिल्वर को हटा दिया है ना, कि नहीं हटाया? जी सर। सिल्वर को हटा दिया उसने, ये आपको नजर आया? आप यहाँ पे जब भी आयन दिया हो ना, इसका मतलब कि ये कंपाउंड है, राइट? आप ये समझ लें इसने इसको हटा दिया है, और ये बन गया आपके पास। सिल्वर को उसने हटा दिया सोल्यूशन से रिमूव कर दिया। इसका मतलब पप्पू ज्यादा एक्टिव है सिल्वर? जी बेटा, पप्पू ज्यादा एक्टिव है, सिल्वर ज्यादा एक्टिव? lead, लेड। तो पप्पू इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, हो गया पहली बात। ऊपर भी कुछ किया होगा। अच्छा जी 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 जी। निकल का किसके साथ रिएक्शन करवाया उसने? जी, निकल ने क्या पप्पू को हटाया है? सोल्यूशन से रिमूव कर दिया उसको, एक्वस से सॉलिड बना दिया। इसका मतलब डिस्प्लेस ही किया इसको। याद रखिएगा, एक्वस से सॉलिड बना रहा है ना मेटल को, इसका मतलब उसे निकाल दिया। अगर आपको ज्यादा सोचना है, ज्यादा सोच लें। Cl2 था, और ये Cl2 हो चुका है। तो क्या निकल ने पप्पू की जगह संभाल ली है? निकल पप्पू की जगह पे आ गया ना, हटा दिया ना उसको। जी। ये बात समझ आ रही है आप लोगों की, नहीं आ रही? इसका मतलब होता है कंपाउंड, इसका मतलब होता है एलिमेंट। इस एलिमेंट ने इस कंपाउंड से लेड को हटा दिया है। इसका मतलब निकल इज मोर रिएक्टिव देन लेड। ऊपर वाले को नीचे वाले को दोनों को उठा के पास लेके आ जाए। आ जा भाई पास। तो क्या पता चला यहाँ से? विच वन इज द मोस्ट मोर रिएक्टिव? पता चला निकल। कि निकल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है,
उसके बाद पप्पू आएगा, उसके बाद सिल्वर आएगा। ठीक हो गया यहाँ तक? सर इनके नाम लिखना है या ओके, सिंबल? आप नाम लिख दें, कोई मसला नहीं है। ये जो लिखे हुए ना, नाम उठा के लिखना है। ठीक है, निकल ठीक। हो गया, लेड हो गया, एंड सिल्वर हो गया। यहाँ पे उसने नाम का कोई वो नहीं किया था पक्का, तो मसला नहीं था। predict one difference appearance of aqueous solution of nickel compound compared to aqueous solution of sodium compound। बेटा सोडियम जो है ना, सोडियम 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 एंड निकल निकल निकल, निकल इज अ ट्रांजिशन मेटल, सोडियम इज अ नॉन ट्रांजिशन। तो निकल का, निकल कंपाउंड solution is colored, जबकि सोडियम कंपाउंड solution is colorless। ठीक हो गया? जी सर। कल मैंने पढ़ाया था ट्रांजिशन का, देखिए आज फिर पूछिए, हर पेपर में देखिए पूछ रहा होता है। जाने दो, मिट्टी पाओ। सर वैसे ये डी का आंसर, डी के जो 2 पॉइंट्स हैं वो हम्म, पहला ये होगा कि जो सोडियम है वो कैन बी कट इजीली और निकल नहीं हो सकता। और ये जो दोनों ग्रुप वन है और ट्रांजिशन है, दोनों की प्रॉपर्टीज आपको आती हैं। तो आप बता दें कि ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है। तो कट वाले की बात आ सकती है ना? वही सॉफ्ट में आ जाएगा कैन। ना। हम्म। हाँ, इनके मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी हाई, उनकी डेंसिटी लो। सर इनका ये आ सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट वो हाई। निकल के कलर्ड कंपाउंड, कलर्ड मतलब कंपाउंड्स बन सकते लिख हैं। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये बात का ख्याल कीजिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज जब लिखी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कोशिश करेंगे कि उस तरफ रहें। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जी में क्या सर। क्या आता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास डेंसिटी, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, ये चीज आती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है वेरिएबल वेलोसिटीज आ जाएंगी। कलर कंपाउंड बनाना, कलर भी जो है ना फिजिकल चेंज में ही आता है, उसको इंक्लूड कर सकते हैं। और वो डिफरेंट ऑक्सीजन शेड की वजह से आता है, तो केमिकल में भी इंक्लूड कर सकते हैं कलर वाले को। तो कलर वाले को बाद में लिखेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, लिख सकते हैं वैसे फिजिकल में। अच्छा जी, कॉपर रिफाइंड प्यूरिफाइड। बेटा कॉपर की प्यूरिफिकेशन हो रही है, सही है। प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर की गंदी गंदी बातें याद है सबको? 3 4 बातें तो थी। जी नंबर वन, सर। आपके पास एनोड किस चीज का होना चाहिए। नंबर टू, कैथोड किस चीज का होना चाहिए। नंबर तीन, इलेक्ट्रोलाइट किस चीज का होना चाहिए। अच्छा, इस बात को थोड़ा सा मैं जरा साइड पे ले आता हूँ। एनोड ना आपके पास इम्प्योर कॉपर होना चाहिए, इम्प्योर कॉपर। कैथोड आपके पास प्योर कॉपर होना चाहिए, प्योर कॉपर। एंड इलेक्ट्रोलाइट आपके पास कॉपर सल्फेट होना चाहिए, एक्वस। एनोड पे जो रिएक्शन होता है वो भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पर ना कॉपर जो है वो सॉलिड से डिसॉल्व होके कॉपर आयन बनेगा। एंड यहाँ पर कॉपर आयन जो था ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल बनेगा। सब कुछ ही उड़ा दिया हमने एक साथ। एनोड इम्प्योर कॉपर। जाके हल्का सा नोट सिर्फ देखने, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की और प्यूरिफिकेशन कॉपर की, दोनों की कंडीशन याद कर लेना, ऐसी ही लिखवाई है आपको दो इक्वेशन के साथ। प्योर कॉपर, इलेक्ट्रोलाइट, कॉपर सल्फेट, साथ एक्वस लिख दीजिएगा। इंडिकेट बाय राइटिंग एन डायग्राम निकल। सबर सबर सबर। ये सब कुछ मुझसे गलत करवा दिया उसने। उसने निकल की प्यूरिफिकेशन की बात कर दी है। उसने कहा सिमिलर वे से होता है, जैसे आपके पास कॉपर होता है ना, वैसे निकल होता है। इसलिए यहाँ पर आपको सब कुछ काटना पड़ेगा, यहाँ से भी इक्वेशन में सब कुछ चेंज हो गया। तो आपके पास ना इम्प्योर निकल होना चाहिए, यहाँ पर प्योर निकल होना चाहिए। निकल सल्फेट डाल दें, निकल नाइट्रेट डाल दें, कोई मसला नहीं है। एंड इक्वेशन भी आपके पास चेंज हो जाएंगी यहाँ पर। ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी, निकल सॉलिड जो है इट विल बिकम निकल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड दूसरे वाले पे निकल प्लस 2 विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स।
एंड बिकम निकल। देखिए बिल्कुल इक्वेशन वैसी रही है आपके पास, तो कोई मसला नहीं आता। इलेक्ट्रोप्लेट मैंने फिक्स कर दिया इन चीजों को। तो यहाँ पर आप ये काट दें, इसको भी काट दें, इसको भी काट दें, निकल 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 लिख दें, निकल निकल निकल। निकल कहाँ बनेगा भाई, नेगेटिव पे पॉजिटिव पे? नेगेटिव। शाबाश, ये बना निकल आपके पास। तो इंडिकेट बाय राइटिंग एन ऑन द डायग्राम, इस पे बनेगा। सही है जी, कुछ कुछ बात समझ आई? जी सर। जो लोग काम नहीं कर रहे प्लीज काम कर लो, ग्रेड आ जाएगा। अगर आप लोग सोचेंगे कि आप लोग बाद में काम करेंगे ना, फिर इश्यू बन जाएगा ये कि आप